हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। अब पहले स्पर्म का पूरा आपको बताते हैं इन डेप्थ में। ठीक है, तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है, एक तरह का सेल है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरह का सेल है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, प्लूरल होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनियम से क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम या स्टेम सेल्स है या ये जो होता है क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोल लीजिए। वो क्या है 46 क्रोमोसोम रखता है। इसमें क्या होता है, यहाँ ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम या स्टेम सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल या मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ जिसको बोल रहे हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो 23 होगा, लेकिन ये जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, स्टेम सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल या मेल जर्म सेल, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है। ये 2n दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है मतलब 46 क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉयड में बन जाता है। यानी n जो होगा यहाँ पे हैप्लॉयड बन जाता है। 2n से क्या बनता है, n बनता है, जो 23 क्रोमोसोम रखता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है जी, कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म बन रहा होता है। आपको मालूम था कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, देखिए होता है, देखिए कैसे होता है वो बताते हैं आपको। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल बनाता है। तो देखिए पूरा बेसिक मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। तो हाइपोथैलेमस जो है आपका ब्रेन में बहुत सा पार्ट है, तो उसमें हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो क्या करता है, GnRH हार्मोन निकालता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को होते हैं, इंटीरियर आगे वाला पार्ट को। ठीक है, पोस्टीरियर को नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट को क्या करता है, वो क्या करता है, ट्रिगर करता है किस चीज के लिए, कि वो दो तरह का हार्मोन निकाले। ये हाइपोथैलेमस से जो GnRH हार्मोन निकला है, गोनाडोट्रोपिन जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट को ट्रिगर कर रहा है, जिससे वो दो तरह का हार्मोन निकाल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं LH, और एक FSH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकल रहा है, LH जो निकल रहा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, स्पार्क करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है किस चीज को, लिडिक सेल को। किस चीज को करता है, लिडिक सेल को। और वो लिडिक सेल क्या करता है, आपको लिडिक सेल, ये जो आपका स्ट्रक्चर अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो लिडिक ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लिडिक सेल नहीं होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में होता है। और वो लिडिक सेल्स जो होता है क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो लिडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। तो देख लिया टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोडक्शन होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन की वजह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाता है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया यानी एक तरह का सेल दूसरे तरह का सेल में बन गया, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म जिसको बोल रहे हैं, स्पर्म बन गया। मतलब 46 क्रोमोसोम वाला सेल बदल के क्या हो गया, 23 क्रोमोसोम वाला सेल बन गया। समझे, तो ये प्रोसेस होता है। अभी कैसे होता है अब ये बताते हैं आपको। और दूसरा क्या होता है, FSH जो होता है वो सार्टोली सेल को क्या करता है, आपको वहां से FSH निकला। अब देखिए GnRH हाइपोथैलेमस से क्यों निकल रहा है उसका भी एक अलग है, लेकिन उतना इन डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब वहां से क्या कर रहा है कि जैसे GnRH हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, तो GnRH क्या कर रहा है, दो तरह का हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाल रहा है, एक LH एक FSH। तो LH जो निकाल रहा है वो LH क्या कर रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहा है, लिडिक सेल को कर रहा है। लिडिक सेल की वजह से टेस्टोस्टेरोन, और लिडिक सेल क्या कर रहा है, उसको एक्टिवेट करने की वजह से LH लिडिक सेल को एक्टिवेट किया, और इसकी वजह से लिडिक सेल क्या बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो कौन हार्मोन बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन, तो लिडिक सेल बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से सार्टोली सेल को क्या कौन एक्टिवेट कर रहा है, FSH हार्मोन जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकल रहा है, FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या कर रहा है, वो आपको सार्टोली सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से सार्टोली सेल क्या बना रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों क्या करता है, बाइंड अप करता है। और इस बाइंड अप की वजह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करता है, ये स्पर्मेटोगोनिया एक तरह का सेल स्पर्म में बन जाता है। कैसे होता है, देखिए एक हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये 2n तो दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया एक तरह का सेल है, उसी को हम दिखा रहे हैं 2n से। ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है। इसका स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा आपको हम बताएं, आप जाके पीछे देख सकते हैं, थोड़ा सा भी हम रिलेट कर दे रहे हैं ताकि हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाए तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, एक तरह का सेल जो होता है, वो क्या करता है, मिटोसिस होता है, यानी ये डिवाइड करता है दो तरह में। देखिए टाइप ए और टाइप बी में, टाइप ए वाला जो होता है वो रिस्टोर फिर से कर जाता है, और टाइप बी वाला जो होता है इस तरह से बहुत सा होगा, वो आप जाके देखिए, आप पीछे बताएं आपको। ठीक है, अभी टाइप बी में होगा, अब यहाँ से
अगर ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड अप नहीं ना करेगा तो ये आगे का प्रोसेस स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बना तो क्या होगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होगा। मतलब एक तरह का सेल दूसरे सेल में नहीं बनेगा, मतलब स्पर्मेटोगोनिया वाला सेल स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म मतलब ये स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसको साइज को बढ़ा देता है जब ये जरूरत होगा। ये जब जरूरत कब होता है, जब यहाँ पूरा आपका एपिडिडमिस जो होता है, ये पूरा जो ट्रैक टेस्टिस का अगर वो फुल ऑन स्पर्म से नहीं भरा हुआ है तो जरूरत होता है इस चीज का। तो ये हमेशा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एवरीडे क्या हो रहा है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तो ये क्या कौन कर पा रहा है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कर पाता है। वो क्या करता है, ये जो टाइप बी वाला सेल का शेप एंड साइज को बढ़ा देता है, और शेप एंड साइज जैसे ही बढ़ाया तो इसी को बोलते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, समझे। इसे 46 क्रोमोसोम होता है। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मियोसिस 1, ये रिडक्शन डिवीजन है। इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम एक तरह का सेल जो है कितना में बन रहा है, 2 तरह का बन जा रहा है, ठीक है, 2 तरह का बन जा रहा है, समझे। तो साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, 2 तरह का बन रहा है। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड बनता है कैसे, तो मियोसिस 2 के थ्रू। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एन है आपका, एक तरह का जो सेल है वो 2 तरह का दो में बट रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि 23 क्रोमोसोम है तो 23 ही रह रहा है, रिडक्शनल नहीं है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम कितना बन रहा है, 23 में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्मेटिड बन गया ये। अब ये स्पर्मेटिड बना और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है। जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जिसको बोलते हैं, ये बनने के लिए जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है आपका स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्पर्मेटिड क्या होता है, उसमें आपको उसमें न्यूक्लियस मिलेगा, मिटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। जब आपका हम ये लाइन, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, यही स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में। ये सबसे लंबा फेज है, सबसे स्पर्मियोजेनेसिस सबसे लंबा फेज होता है। ये ऑलमोस्ट कितना लगता है जी, 70 से 75 दिन लगता है ये प्रोसेस होके एपिडर्मिस तक पहुंचने में, समझे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रोसेस हो पा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है कि ये स्पर्मेटिड चेंज जब होता है स्पर्म में तो हेड आ जाता है, ठीक है, बीच का पोर्शन आएगा, फिर आपका ये टेल आएगा। तो ये जब हम स्पर्म लाएंगे पर्टिकुलर तो वो आपको बताएंगे। यहाँ आप देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे प्रोसेस हो रहा है। आपको मालूम था कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, तो कैसे करता है स्पर्म का प्रोडक्शन, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा, अगर वहां पे क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा पूरा एपिडर्मिस भर जाएगा ना, अगर पूरा ये ट्रैक टेस्टिस का भर गया स्पर्म से, तो ये क्या होता है, प्रोसेस रुक जाता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा तरह का, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है हाइपोथैलेमस को कि जीएनआरएच ना निकाले, और लेडिक से और क्या किसको, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ना निकाले। उसी तरह से साटोली सेल भी क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, इनहिबिन प्रोटीन बनाता है वो। और इस प्रोटीन की वजह से क्या करता है, साटोली सेल क्या करता है, इस इनहिबिन प्रोटीन के थ्रू ही क्या करवा रहा होता है। जब ये पूरा भर जाएगा ना आपका ट्रैक स्पर्म से, तो ये क्या कर देगा, रोक देगा कौन से प्रोसेस को, जो इंटीरियर पार्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच हार्मोन जो निकल रहा है उस प्रोसेस को रुकवा देता है, समझे। तो इनहिबिन प्रोटीन के थ्रू, तो अगर ये रुकवा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से वो जब नहीं आएगा तो साटोली सेल फिर एबीपी नहीं बना पाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और आपका लेडिक सेल क्या नहीं बना पाएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएगा। तो दोनों बाइंड अप नहीं हो पाएगा। तो जब बाइंड अप नहीं हो पाएगा तो ये जो टाइप बी वाला है वो अपना शेप एंड साइज करके बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब यही प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। आगे का जब प्रोसेस नहीं होगा तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म नहीं बनेगा, समझे। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन। देखा किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये अपना मिटोसिस डिवीजन करते रहता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सा होगा, तो और भी होगा, हम एक पर्टिकुलर लेकर आपको बताएं। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम सवाल आता है कि टेस्टिस पे हम लोग पूरा कहानी है, तो देखिए टेस्टिस का जब यही स्पर्म बाहर निकलता है और जो फर्टिलाइज करता है ओवरी से निकला हुआ ओवम को, तो वहां पे क्या होता है कि जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फेटस बनता है। तो जब 7 मंथ पे होगा ना, 7 मंथ पे जब होता है ये स्टेज, जब 9 मंथ होता है तो क्या होता है, एक बेबी का डेवलपमेंट होता है, एक बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रॉय बन रहा है, फेटस बन रहा है। तो 9वां महीना बेबी का जन्म होता है, जब होपफुली उसका सारा पार्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए उतना नहीं जानिए, कभी नहीं भी बन पाता है तो भी होता है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है 9 मंथ है, ठीक है। गर्ल्स का 9 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको कि
जब ये तो 7 मंथ का जब पीरियड होता है ना, जब ये प्रेगनेंसी का 7 मंथ का पीरियड होता है तो टेस्टिस बन जाता है, लेकिन माइग्रेट करना जो स्टार्ट करता है ना, वो 7 मंथ जब प्रेगनेंसी का 7 मंथ होता है उस समय टेस्टिस क्या करता है, माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। आपको मालूम है कि टेस्टिस क्या होता है, एक स्क्रोटम में होता है, ठीक है, एक लेयर प्रोवाइड किया हुआ। तो देखिए ये जो लेयर यहाँ स्क्रोटम आपको दिखा रहे हैं, ये स्क्रोटम जो है बाहर का, तो इसमें भी दो कंपार्टमेंट होता है, एक तरह से बटा हुआ रहता है, एक इधर टेस्टिस एक इधर टेस्टिस। तो एक टेस्टिस जो होता है एक लेयर से है। तो अब देखिए टेस्टिस अब देखिए टेस्टिस जो है बना, जैसे टेस्टिस वहां बन रहा है प्रेगनेंसी का 7वां महीना, क्या होता है वो इनसाइड स्क्रोटम में आता है। क्या पहले ही से ऐसा होता है क्या कि स्क्रोटम बन गया उसी के अंदर टेस्टिस बन गया? ऐसा नहीं होता, टेस्टिस बाहर बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है बाहर में? तो एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब आपका पेल्विक कैविटी और आपका थोरेसिक कैविटी के बीच का जो कैविटी होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, वहां बनता है। और वो जो टेस्टिस होता है वो किस तरह का लेयर का होता है? तो देखिए ये पेरिटोनियम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोथेलियल लेयर। तो ये क्या है जी, ये भी एक तरह का एपिथेलियल सेल है जो आपका बना हुआ है ना टेस्टिस, वो भी एक एपिथेलियल सेल से बना हुआ। वो भी देखिए बहुत सा सेल का टाइप होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन सेल है, तो सब सेल है। तो एपिथेलियल भी एक तरह का सेल है, उसमें भी एपिथेलियल में भी जाइएगा तो बहुत तरह का मिलेगा। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल सेल का बना हुआ था आपका, ठीक है, टेस्टिस। तो वो टेस्टिस जब वहां बना उसके बाद वो माइग्रेट करना स्टार्ट करता प्रेगनेंसी के 7वां महीना में। लेकिन क्यों माइग्रेट करना स्टार्ट करता है जी? तो इसलिए करता है क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या करता है, वो माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे आपको सवाल उठ रहा होगा, क्या टेस्टोस्टेरोन उसी समय से टेस्टिस में बनना स्टार्ट हो गया क्या, या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसी समय से बनना स्टार्ट हो गया क्या? तो ये आप जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको बताएंगे वैसा नहीं होता, ठीक है, जो भी होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन होता है ना उसके माइग्रेट करने का, ठीक है, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का, तो वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन के, वो दोनों बाइंडअप होता है, उसके कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से ही वो क्या करता है, वो स्क्रोटम में माइग्रेट होकर चला आता है, समझे। अगर बहुत सा सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट होगा कि माइग्रेट ही ना करे, ऐसा नहीं हो सकता कि होता है, तो बहुत सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो अगर ये माइग्रेट नहीं कर पाया तो उसी को बोलते हैं क्या कि ये डिजीज है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? उस डिजीज को बोलते हैं कि क्रिप्टोकिडेज्म हो गया, ठीक है। तो क्रिप्टोकिडेज्म हो गया बोलते हैं कि अगर फेल कर गया माइग्रेट करना, ये जो टेस्टिस है वो फेल कर गया माइग्रेट करना आपका स्क्रोटम में, एक भी या दोनों, तो ये इस डिजीज का क्या नाम हो जाता है? क्रिप्टोकिडेज्म, ठीक है। अब अगर इसी को सर्जरी के थ्रू सही भी किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चिडोपेक्सी के थ्रू ये सही होता है, समझे। तो इस तरह से ये चीजें हो रही होती है। तो हम लोग का स्क्रोटम कहाँ है? बाहर है। क्यों है बाहर? क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये स्पर्म का बनना, एक से दूसरे, जो एक तरह का सेल दूसरे तरह का सेल में बदल पा रहा है, तो जो बदल पा रहा है दूसरे तरह के सेल में, उसी को क्या बोल रहा है कि बदला हुआ जो है उसी को स्पर्म है, वो स्पर्म बना, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए ही क्या होता है, ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मतलब कम चाहिए रहता है। तो ये ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है वो 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समझे। 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाता है, समझे। तो अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस, तो इसके लिए क्या होता है, आप देखते होंगे कि स्क्रोटम जो होता है कभी अप होता है कभी डाउन आता है, देखते हैं। तो अप और डाउन जो स्क्रोटम हो पा रहा है वो कैसे हो पा रहा है? तो देखिए थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो ये स्क्रोटम जो देखिए, एक तो स्क्रोटम है, स्क्रोटम या टेस्टिस अप डाउन होता है। देखिए कैसे होता है, स्क्रोटम एक है, उस स्क्रोटम तो एक लेयर है ही, साथ साथ में टेस्टिस भी एक लेयर के अंदर है, समझे। टेस्टिस भी जो है एक लेयर के अंदर है। वो जो टेस्टिस लेयर के अंदर है, तो वो टेस्टिस जो है उसका जो कवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं। उसके अंदर भी और भी लेयर होगा, समझे। तो ये क्रीमास्टर मसल्स और एक जो आपका स्क्रोटम पे जो लेयर है उसको डाटोस मसल्स होता है। कौन सा लेयर होता है? ये आपका आउटर वाला जो स्क्रोटम है, उस स्क्रोटम पे जो मसल्स का लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं? डाटोस मसल्स। तो ये डाटोस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स अपना कंजक्शंस में काम करता है, एक साथ काम करता है। और यही जो है आपका क्रीमास्टर मसल्स जो है, जो टेस्टिस से अटैच मसल्स है, ठीक है, ये अटैच होता है डाटोस मसल के साथ। किससे? ये जो अटैच होता है जो भी मसल्स के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुबरनाकुलम बोलते हैं, ठीक है, या इसी को कॉर्डल जेनेसियल लिगामेंट बोलते हैं। तो जैसे ही अगर देखिए, अगर टेम्परेचर जो होता है बॉडी का क्या होगा, अगर टेम्परेचर बॉडी का आपका हाई होगा तो ये क्या होगा? दूर जाएगा, मतलब आपका टेस्टिस दूर जाएगा और इसी से ये लिंक्ड है, इसकी वजह से स्क्रोटम भी दूर आ जाएगा। तो सब एक कंजक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ लिंक्ड है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए, तो ये क्यों आएगा? क्योंकि अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। कौन सा ऑप्टिमल टेम्परेचर? 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो पाए, ठीक है। अगर हीटेड रहेगा तो आपका स्पर्म अगर बना भी तो हो सकता है कि अच्छा शेप एंड साइज का नहीं बना, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वाइटस जब होता है, आप इंटर रिलेशन बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन जब बनाते हैं,
तो उसमें क्या होता है 200 से 300 मिलियन के आसपास जब बाहर आता है तो वो उसमें क्या होना चाहिए ना कि ऑलमोस्ट 200 से 300 मिलियन स्पर्म में आपका 60% स्पर्म जो होना चाहिए वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। आप जैसे हम आपको स्पर्म बताएंगे तो बताएंगे स्पर्म जो होता है वो भी क्या होता है ना कि बड़ी तरह का शेप और साइज का बन सकता है। तो वो अगर फर्टिलाइजेशन हो, ओवम को फर्टिलाइज हो तो उसके लिए 60% जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। और उस 60% बी में से, उस 60% में से जो नॉर्मल और शेप एंड साइज का, उसमें से 40% विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, उसका मोटिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए गर्ल्स का ऑर्गेजम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो ऑर्गेजम होता है तो वो सपोर्टिव होता है कि और मैक्सिमम चांसेस होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, समझे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्गेजम नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, समझे। बात समझ रहे होंगे आप क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वजह से, इस तरह से ये क्या कर रहा होता है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है। अगर मान लीजिए कि बॉडी का बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये अपने आप को क्या करेगा, देखिए टेम्परेचर अगर कोल्ड हो जाएगा या फिर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऊपर की ओर करेगा। मतलब ये क्रीमास्टर मसल्स को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जी तो ये ऊपर आएगा, और इसी के कंजक्शन इससे अटैच है तो ये भी क्या होगा, सब ऊपर आ जाएगा, समझे। तो ये अपने आप को कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो उसे जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो दूर चला जाता है, समझे। और जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऊपर बॉडी की ओर आएगा। तो बॉडी की ओर कैसे आएगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे अटैच है तो ये कंजक्शन में काम करेगा और इस तरह से ये आएगा, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये जो टेस्टिस आपको बता रहे हैं ना, टेस्टिस अब देखिए ना, तो लगभग वेट इसका कितना होता है, लगभग 14 ग्राम इसका वेट होता है, समझे। इसका लेंथ जो होता है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो विड्थ होता है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का विड्थ होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अब इस तरह से ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये ऑप्टिमल साथ साथ क्या होता है कि ब्लड फ्लो के थ्रू भी क्या होता है कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है टेस्टिस, जो 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं। तो बहुत तरह का और भी सिचुएशन अपने बॉडी में हो रहा है, उस हिसाब से क्या होता है, अगर 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर आउटसाइड में भी अगर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वहाँ पे कुछ गड़बड़ आएगा ना, तो ब्लड फ्लो के थ्रू भी ये रेगुलेट हो रहा होता है, समझे। और इस तरह से आप अपना खुद को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी क्या करता है ये क्या देखते होंगे आप कि कभी टेस्टिस क्या होता है आपके बॉडी के पास होता है, कभी बॉडी से दूर होता है। तो इस तरह से किस तरह से होता है आप देख रहे हैं कि मास्टर मसल और डाटोस मसल्स अपने आप को श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करता है, उसके थ्रू ये काम कर पाता है। अभी देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रहा है तो ये बहुत तरह से अफेक्ट भी होता है। अगर आपका डिफिशियंसी हो जाएगा विटामिन ए का, ई का, बी का, तो इसके वजह से भी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से हो नहीं पाएगा, मतलब अच्छे अमाउंट में बन नहीं पाएगा। अगर अमाउंट में बन पा रहा है तो वो अफेक्टेड होगा कि अच्छा क्वालिटी का नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी, और आप स्ट्रेस ले रहे हैं और भी बहुत तरह से वो होता है, समझे। लेड का कंजप्शन कर रहे हैं, कैडमियम का रहे हैं, कैडमियम का कंजप्शन कर रहे हैं, अल्कोहल वगैरह कंजप्शन से भी ये सारा क्या होगा, दिक्कत में आएगा। आप कभी कभी देखते हो कि इरेक्शन मॉर्निंग के समय रहता है, आप देखते होंगे कि पेनिस इरेक्ट रहता है। तो क्या होता है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो पीक पे कब होता है, ये मॉर्निंग के समय 8 AM के आसपास में वैसे पीक पे माना जाता है। इस वजह से इरेक्शन देखने को मिलता है मॉर्निंग के वक्त, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह से ये बना, तो ये जो सार्टोली सेल्स है ये कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सार्टोली सेल्स है, और ये स्पर्मेटोगोनिया है। आपको बताया था कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बेसमेंट में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। और जब ये एक क्या होता है, एक जो स्पर्मियोजेनेसिस सबसे लंबा फेज होता है ये जी, ठीक है। स्पर्मेटिड से बनता है क्या, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं, वो बनता है। अब यहाँ जब ये बनता है ना, तो देखिए ये क्या होगा कि सार्टोली सेल से नरिश होता है। सार्टोली सेल जो देख रहे हैं उससे ये नरिश हो रहा था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहता ब्लड वेसल का। हम आपको बताएं, आप ये जाके देख सकते हैं। तो ये जैसे ही नरिश हो जाता है नहीं से, तो इसको अपना साइटोप्लाज्म को यहाँ छोड़ के ये निकलता है से कौन, स्पर्म। लेकिन यहाँ मैच्योर तो हुआ, लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं हुआ, मतलब मोटिलिटी यहाँ नहीं है इसके पास, समझे। तो ये जो निकलता है यहाँ से, निकल के आता है कहाँ, ल्यूमेन में। ये ल्यूमेन में बाहर आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो यहाँ से ये जो निकल के आता है ल्यूमेन में ना, तो उसको स्पर्मिएशन बोलता है। तो एक्चुअली होता क्या कि ये जब ल्यूमेन में आता, देखिए हम अभी बताया कि ये मोटिलिटी नहीं है, हाँ, ये मैच्योर तो हो गया, लेकिन ये फंक्शनली अभी मैच्योर नहीं हुआ, मतलब इसके ये स्पर्म के पास मोटिलिटी नहीं है। तो एक्चुअली ये मोटिलिटी नहीं है, तो ये लूमेन तक आया कैसे, ये अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लूमेन में कैसे आया। देखिए लूमेन कोई जगह, बस एक जगह का नाम है लूमेन, समझे। ये सबसे क्या है, एकदम बेसमेंट में है, इसके एकदम जो लेयर है उसके, और ये आई है, ठीक है, मिड में ये हो गया। तो ये जो लेयर ल्यूमेन में जो आया, तो ये कैसा आता है, तो सार्टोली सेल एक फ्लूइड निकलता है, और आपका क्या होता है,
पेरिस्टाल्टिक एक मूवमेंट होता है, दो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये दोनों हेल्पफुल होता है एक दूसरे के लिए। फ्लूइड निकालता है सर्टोली सेल्स और विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां तक, एपिडर्मिस तक। तो पहले ये यहाँ लुमेन में आएगा और लुमेन के थ्रू होते हुए अब वो एपिडर्मिस में जाता है, समझे। तो देखिए ये जो लेयर आपको बताया कि पहले मास्टर मसल्स है, उसके अंदर और जाइएगा तो आपको टूनिका वेजिनालिस मिलता है, फिर आपको टूनिका एल्बुजिनिया मिलता है, फिर टूनिका वेस्कुलस मिलता है। इसी टूनिका वेस्कुलस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ये जो आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसा कितना लेब्यूल्स होता है, ऐसा 200 से 300 लेब्यूल्स होता है एक टेस्टिस में, समझे। उस एक टेस्टिस में आपका कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, तो लगभग 1 से 3 होता है। हाईली कॉइल्ड होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, दिख रहा है सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया होता है। ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से बनता है टेस्टोस्टेरोन और किस तरह से टेस्टोस्टेरोन जब बना तो ये प्रोसेस हो पाया, आपको सब बताया। अब वो वहां पे बनने के बाद क्या होता है कि ल्यूमेन में आता है, उसके बाद वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है, समझे। और लिडिक सेल इसके बाहर होता है। लिडिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिडिक सेल को ये दूसरा नाम भी है, समझे। ये एक फ्लूइड में पाया जाता है लिडिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड, ठीक है। इसलिए हम लोग लिडिक सेल ऑफ इंटरस्टेशियल भी बोलते हैं। और आपका सर्टोली सेल का दूसरा एक नाम होता है सस्टेंटेकुलर सेल, समझे। सर्टोली सेल्स को भी बोलते हैं। तो ये सर्टोली सेल्स आपका ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही देखिए इस लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसमें ही क्या है, उसमें ही आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल और आपका स्पर्मेटोगोनिया है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये प्रोसेस यहाँ पे होता है तो उसके बाद ये बाहर जाता है। तो ये जो बाहर जाता है तो रेटी टेस्टिस के थ्रू होते हुए ये बाहर निकलता है। पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना, ल्यूमेन में आया, फिर रेटी टेस्टिस के होते हुए थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। उससे पहले फिर क्या जाता है, एफरेंट डक्ट्यूल्स में जाता है, उसके बाद रेटी टेस्टिस में जाएगा। बस एक जगह का नाम है, देखिए ये ट्यूब्स का कुछ और नाम हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इस ट्यूब्यूल्स का एफरेंट डक्ट्यूल्स बोल दिया, इस तरह से नाम है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये एफरेंट डक्ट्यूल्स में जाता है, फिर रेटी टेस्टिस में जाता है, फिर रेटी टेस्टिस से भाषा एफरेंसिया, यानी भाषा एफरेंसिया को हम लोग एफरेंट डक्ट्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एफरेंट डक्ट्यूल्स भी बोलते हैं। तो भाषा एफरेंसिया के थ्रू जब रेटी टेस्टिस का 12 से 20 मिला दीजिएगा ना डक्ट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा एफरेंसिया एफरेंट डक्ट्यूल्स। यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, एपिडिडमिस में जाता है। एपिडिडमिस जैसे देखिए ये भाषा एफरेंसिया है, एफरेंट डक्ट्यूल्स जिसको बोल रहे हैं 10 से 12 इसका लाइए मिलाइए तो उससे बना हुआ एपिडिडमिस होगा। ये बहुत हाईली कॉइल्ड होता है एकदम, समझे, 6 मीटर लंबा होता है ये एपिडिडमिस का भी पर्टिकुलर नाम होता है, कैप्यूट होता है, कैप्यूट एपिडिडमिस। ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को कॉर्पस एपिडिडमिस बोलते हैं और लोअर वाले पार्ट को कैडा एपिडिडमिस बोलते हैं। और इसे क्वाइडा एपिडिडमिस से क्या होता है, आपका वास्ट डिफरेंस निकला हुआ था, ये लोअर से निकला हुआ था वास्ट डिफरेंस, समझे। इसी वास्ट डिफरेंस को हम लोग डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं, जो कि लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। और यही जो होता है आगे जाएगा आपका क्या होता है, जो आगे पैसेज में जाएगा तो एजुकुलेटरी पैसेज बोल लीजिए, यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए क्या होता है आपका बाहर आ जाता है। तो आगे आप जाएगा ना तो एम्पुला होता है, एम्पुला में भी स्टोर होता है। तो ये सारा स्टोरेज होगा। तो यही जब प्रोसेस अगर पूरा स्पर्म भर जाएगा ना आपका, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा, मतलब आपका इनहिबिट करता है। आप जाकर रेगुलेशन ऑफ हार्मोन देख सकते हैं, हम बताया था आपको, ठीक है। वहां पे ये प्रोसेस रुक जाता है। फिर जब फैगोसाइट इसको खाता है वो जाकर आप वहां प्रोसेस देखिएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम स्ट्रक्चर अभी आपको सिंपल बताते हैं। तो ये होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप यूरिथ्रा से ये चीजें निकल रहा है तो बीच में क्या, अभी तो स्पर्म बना, तो बीच में जो होता है ना वो बहुत सा आपका ग्लैंड मिलेगा, समझे। कॉपर्स ग्लैंड होता है? तो इस तरह से और भी ग्लैंड है उसमें, ठीक है। तो वो ग्लैंड जो मिला ना, सेमिनल वेसल्स ग्लैंड भी होता है। तो देखिए वो जो ग्लैंड अपना सेक्रेशन करता है, तो उस सेक्रेशन जब वो दोनों मिल जाते हैं, वो जो फ्लूइड निकाला और ये जो स्पर्म दोनों मिला, तो उसको आप बोले कि जो बाहर आता है एक्चुअली वो स्पर्म नहीं, सेमेन आता है, सीमेन। तो वो सीमेन होता है। तो ये दोनों मिला तो उसको सीमेन बोलते हैं। अब वो सीमेन अपने आप में बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि देखिए एपिडिडमिस जो होता है मैच्योर कहाँ होता है, उसकी मोटिलिटी कहाँ आती है, यहाँ आती है मोटिलिटी, ये एपिडिडमिस में। अभी आपको बताया कि सर्टोली सेल तो छोड़ा यहाँ, लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर फंक्शनली कहाँ होता है, एपिडिडमिस में होता है। और यहाँ पे एपिडिडमिस मतलब फंक्शनली मैच्योर, मतलब उसके पास मोटिलिटी भी आ जाती है, वो फिर स्पाइरल मूव करता है। लेकिन जब एजुकुलेशन होता है तो ये क्या, यहाँ पे मोटिलिटी आ गया तो क्या ये अपने मोटिलिटी की वजह से बाहर आ रहा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अपना एनर्जी को कंजर्व करके रखता है। और जब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन एम क्या है इस चीज का, मेन एम है रिप्रोडक्शन। मतलब वहां पे जाएगा, ओवम से फर्टिलाइज करेगा और फिर एक नया क्या होगा, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये अपना एनर्जी को कंजर्व रखता है। देखिए आप कुदरत का भी देखिए सारा सिस्टम देखिए, तो उस तरह से आपको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि इस तरह से, तो जो बाहर जब ये आ रहा होता है एजुकुलेशन, तो एक्चुअली अपना मोटिलिटी की वजह से नहीं आता है। आप देखते होंगे कि एजुकुलेशन जब भी होता है तो आप अपने बम को क्या करते हैं, अपने बम को स्क्यूज करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्यूज करते हैं ना, तो इसकी वजह से और भी बहुत से पार्ट को स्क्यूज करते हैं। तो उस स्क्यूज की वजह से, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है,
बाहर आ रहा होता है मसल से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अपना मोटिलिटी की वजह से ये बाहर नहीं आ रहा होता, समझ रहे हैं? तो इस तरह से होता है। तो ये जो होता है ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचता है, एपिडिडमिस से पहुंचता है और ये वहां पे मोटिलिटी गेन करता है। लेकिन ये जो बाहर आता है ये अपने हम लोग क्या करते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही बाहर आ रहा था, बम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और भी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे आता है, अपने मोटिलिटी को यूज नहीं करता। लेकिन जैसे ही वेगिनल ट्रैक्ट पे पहुंचता है तब फिर वहां मोटिलिटी को वो क्या करता है, अपने मोटिलिटी को इस्तेमाल करता है और वो क्या करता है, ओहम तक पहुंचने की कोशिश करता है, समझे? और भी वहां पे जब लाएंगे तो हम बताएंगे कि उसमें क्या होता है और भी बहुत से सिचुएशन वहां पे क्रिएट होता है, समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो ये जो स्क्रोटम है ना, ये स्क्रोटम जो देख रहे हैं, तो ये जो एक कैनाल से जो जुड़ा हुआ है इसको इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं, समझे? इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं इसी को। और ये बहुत सा नर्व भी आया हुआ है, नर्व भी है, आर्टरी है, वेन्स है, ठीक है? तो वही स्पर्मेटिक कोड रहता है और वास्ट डिफरेंस होता है, समझे? तो इस तरह से ये पैसेज देख रहे होंगे किस तरह से ये पैसेज जा पा रहा है, किस तरह से ये हुआ, ठीक है? तो मेनली टेस्टिस क्या कर रहा है जी, फॉर्मेशन कर रहा है गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन गैमेट्स है? मेल का स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है? और सेक्रेशन करता है किस चीज का? टेस्टिस एक हार्मोन का सेक्रेशन करता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो क्या आपको हम बताएं, आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन। तो क्या अकेले करता है? नहीं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर करता है, समझे? तो क्या सिर्फ ऐसा है कि जो नेचर हम लोग का चेंज हो रहा था सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा था? नहीं, और भी होता है, डीएचटी भी होता है, ठीक है? लेकिन मेजर टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए हम लोग टेस्टोस्टेरोन जानते हैं, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे ये चीजें हो रहा है। अब किस तरह से डीएचटी अगर बढ़ेगा बॉडी में तो किस तरह से आपको दिक्कत होगा, हेयर फॉल होगा, वो जब लाएंगे तो हम आपको बताएंगे। बहुत तरह सब एक दूसरे से लिंक है, समझे? इसलिए नॉलेज को ना गेन करके आप उसको कनेक्ट कीजिए एक दूसरे चीज से। तो इस तरह से यहाँ पे ये होता है, समझे? और फिर यहाँ पे क्या करता है, ये जो साटोरी सेल है वो स्टिमुलेशन मैच्योर फैक्टर की वजह से, ठीक है, वो इसके वजह से क्या होता है, ये जो आपका देख रहे हैं स्पर्म वो यहाँ पे मैच्योर होता है। तो एक मैच्योर फैक्टर निकालता है जिसकी वजह से क्या करता है, साटोरी सेल निकालता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये नरिश हो रहा होता है। तो नरिशमेंट का काम इसको यहाँ पे मिलता है, डायरेक्ट ब्लड वेसल से कांटेक्ट में नहीं होता ये। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है, देखिए एंड्रोजन में से एक टेस्टोस्टेरोन टैप हुआ, समझे? इस तरह से एंड्रोजन का और भी बहुत सा होता है, तो लेकिन मेजरली टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन हम लोग जानते हैं, समझे? बाकी आपको जो भी था बेसिक चीज बता दिए। बाकी आपका क्या होता है, यहाँ पे फंक्शनली मैच्योर हो रहा होता है आपका एपिडिडमिस में, समझे? वो एपिडिडमिस में मैच्योर होने के बाद वो क्या होता है, आउटसाइड बाहर आता है फिर। तो जो भी था आई थिंक मैं आपको सारा कवर कर दिया हूँ। तो यही बेसिक था, इस तरह से यहाँ पे बनता है, बनने के बाद ये इस तरह से प्रोसेस होते हुए आउट आता है, समझ में आया होगा? अब देखिएगा ना, तो अपना जो बाहर आ रहा होता है, तो यूरिथ्रा जो होता है, यूरिथ्रा जिसको बोल रहे हैं, वो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है, तो एसिडिक नेचर में होता है, समझे? जैसे हम लोग का क्या है जी, उसी पैसेज से आपका सीमेन भी बाहर आ रहा है, उसी पैसेज से आपका यूरिन भी बाहर आ रहा था, तो एसिडिक मीडियम हो गया ना। तो जब आप देखते होंगे कि प्रीकम, जब आप सेक्सुअल मूड में होते हैं तो प्रीकम जो आता है, वो प्रीकम क्या होता है, ये जो बीच में ग्लैंड वगैरह जो है ना, वो अपना सेक्रेशन करता है। वो क्या करता है, मीडियम को बेसिक बनाने की कोशिश करता है, ताकि जब मीडियम बेसिक होगा ना तो ये स्पर्म जो है मरे नहीं। क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन होने का मेन कारण क्या है कि जाके ओवम को वहाँ फर्टिलाइज करवाना है, नेचर यही चाहता है, हाँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम रहेगा तो उसके लिए बीच में क्या बनाया गया, ग्लैंड वगैरह, ठीक है? और भी तरह से वो ग्लैंड हेल्पफुल होता है, इसको क्या करता है, नरिश करता है उस स्पर्म को, ठीक है? उस स्पर्म को नरिश करता है और इजी पाथ बना देता है उसको आगे बढ़ने के लिए, समझे? तो एक तरह से मेन हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो वो ट्रैक्ट होता है ना, तो ट्रैक्ट एसिडिक होता है, तो एसिडिक को पहले बेसिक तो प्रीकम आता है ना, तो क्या आता है, वो ग्लैंड जो होता है, कॉपर्स ग्लैंड, सिग्नल वेसल ग्लैंड, ठीक है? तो उस वहां से एक सेक्रेशन आ रहा होता है। अब वहां जब लाएंगे तो बताएंगे, एक है एसिडिक नेचर में, एक बेसिक है, तो कौन है बेसिक है? तो वो क्या करता है, उस ट्रैक्ट को एसिडिक से बेसिक बनाता है, ताकि जब स्पर्म आए तो वहां मरे नहीं, डाई नहीं करे। तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि गर्ल्स वगैरह का क्या होता है कि ज्यादा चांसेस होता है उसका, लोग में क्या होता है, इन्फेक्शन का ज्यादा चांस होता है। क्यों? क्योंकि उसका यूरिथ्रा जो होता है, यूरिन वाला पैसेज जो होता है, उसका लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसका लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन बॉयज वाले लोग का क्या होता है, 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो ये एसिडिक है, तो जितना ज्यादा एसिडिक है तो इसमें अगर इन करता है कोई बाहर से आपका जर्म, तो क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर छोटा है तो ज्यादा चांसेस है कि अंदर घुस जाएगा, लेकिन 20 सेंटीमीटर लंबा है तो ज्यादा चांस है कि कहीं ना कहीं वो मर ही जाएगा। तो ज्यादा सेफ
क्या होता है गर्ल्स बॉयज का होता है, क्योंकि वो ट्रैक्ट लंबा होता है और ये इन लोगों का छोटा होता है ट्रैक्ट, तो उसके वजह से क्या होता है इसमें आप सुनते होंगे कि गर्ल्स वगैरह का लिए इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ आपको सुनने को मिलता होगा। देख तो ये वजह देख रहे हैं, इसी वजह से होता है। और जो स्पर्म जब निकलता है तो पीरिकम जो होता है ना, वो पीरिकम क्या होता है कि आपको पैसेज को क्या कर रहा है, वो पीरिकम हो रहा है, इसका मतलब पैसेज को क्या कर रहा है, एसिडिक से बेसिक बना रहा है, ताकि ये स्पर्म जो वहाँ है तो क्या हो, स्पर्म जो वहाँ है तो ये स्पर्म मरे नहीं, डाई नहीं करे, समझे। तो ये जब स्पर्म बाहर आता है, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाहर आ रहा होता है, अपना मोटिलिटी के थ्रू बाहर नहीं आ रहा होता है, जब अंदर आता है वेजिनल ट्रैक्ट में, तब वहाँ अपनी मोटिलिटी इस्तेमाल करता है, समझे। तो ये जिस तरह से आप देख रहे होंगे रेटिव टेस्टिस से होते हुए किस तरह से ये आगे जाता है, तो होप आपको समझ में आया होगा।